प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड। देखो, आयनिक नाम से ही लग रहा है कि आयंस के बीच का बॉन्ड होगा। आयंस का मतलब केटायंस और एनायंस, मतलब केटायंस और एनायंस के बीच बनने वाले बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो लिखो आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड formed between cations and anions is called ionic bond। इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, वैसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हो। तो हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called ionic bond। अब देखो, इस बात पे गौर करो, कंप्लीट ट्रांसफर, इसका मतलब क्या हुआ? एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स which lost their electron easily, यानी वैसा एलिमेंट जो बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। और वैसा एलिमेंट कौन एलिमेंट होता है? मेटल्स। मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसा एलिमेंट होगा? एलिमेंट्स which can gain इलेक्ट्रॉन इजीली, यानी वैसा एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। और वैसा एलिमेंट नॉन मेटल होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, जैसे सोडियम। सोडियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्लोरीन आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सोडियम को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे और क्लोरीन को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि मेटल प्लस नॉन मेटल मिलके आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। समझो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और gained by an element is called electrovalence of that element।
मतलब हुआ कि कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है उसे उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। जैसे देखो सोडियम, लिथियम से ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब अल्कली मेटल है। ये सब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हुई। अल्कली मेटल की इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स होती है 1। सिमिलरली तुम्हारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। हैलोजन की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हुई। सिमिलरली ऑक्सीजन, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हुई। तो अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजन्स, ऑक्सीजन फैमिली का इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स्ड होता है। मतलब अल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो सभी अल्कली मेटल की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी। उसी प्रकार अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सिमिलरली हैलोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है। ऑक्सीजन, सल्फर ये सब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। नोट कर लो। एक बात और, डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल होती है, वेरिएबल होता है। जैसे देखो आयरन Fe+2 में भी एग्जिस्ट करता है और आयरन Fe+3 में भी एग्जिस्ट करता है, यानी आयरन 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है और आयरन 3 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंसी हम लोग डिफाइन करते हैं। अब एक और टर्म है, जैसे देखो कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है ना तो वो 100% कोवैलेंट होता है। हर बॉन्ड में आयनिक और कोवैलेंट का मिक्स्ड कैरेक्टर होता है। हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी थोड़ा सा चर्चा किए थे इसका। तो हम लोग आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डिपेंड करता है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, और ये चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज होगा उतना ज्यादा कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होगा। जैसे देखो अगर हम एग्जांपल की बात करें कि लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड, इसमें किसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? तो देखो फ्लोरीन तो हर जगह सेम है, फ्लोरीन माइनस, और लिथियम प्लस फ्लोरीन माइनस से लिथियम फ्लोराइड बना है, सोडियम प्लस फ्लोरीन माइनस से सोडियम फ्लोराइड बना है। सिमिलरली सीजियम प्लस फ्लोरीन माइनस से सीजियम फ्लोराइड बना है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, हर जगह 4, ये तो कॉमन आयन है तुम्हारा। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम एक ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का, और ग्रुप में हम जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम का है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज सीजियम फ्लोराइड में होगा। इट मींस सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर सीजियम फ्लोराइड में होगा, उसके बाद रुबिडियम फ्लोराइड में, उसके बाद पोटेशियम फ्लोराइड में, उसके बाद सोडियम फ्लोराइड में। तो इस तरीके से हम लोग आयनिक कैरेक्टर देखेंगे।
जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज होगा उतना ज्यादा उस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर होगा। तो समझ में आ गई बात। इस टॉपिक को भी नोट कर लो कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डिपेंड करता है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ NaCl की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, देखो तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl के लिए हमें पहले सोडियम प्लस चाहिए और क्लोरीन माइनस चाहिए, तब वो दोनों मिलके NaCl बनाएगा। तो पहला स्टेप तो ये है कि हम केटायन बनाएं, फिर एनायन बनाएं, उसके बाद वो दोनों मिलके एक कंपाउंड बनाएगा NaCl जो कि आयनिक कंपाउंड है। देखो कैसे। स्टेप वन क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ केटायन, फॉर्मेशन ऑफ केटायन। इसमें हम लोग गैसियस स्टेट में सोडियम को ले रहे हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ी वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टेप टू, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। क्लोरीन सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उसे गेन कर लेगा और क्लोरीन माइनस गैसियस आयन बनाएगा और इसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। किसी भी एलिमेंट से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जनरली एनर्जी रिलीज होती है। हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इसकी बात किए। अब देखो हमारे पास सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है गैसियस स्टेट में। तो सोडियम प्लस, तो थर्ड स्टेप लिखो, स्टेप 3, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। तो सोडियम प्लस गैसियस और क्लोरीन माइनस गैसियस दोनों अनस्टेबल है, दोनों आयनिक फॉर्म में है गैसियस स्टेट में, दोनों अनस्टेबल है, अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल है। ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएगा और NaCl कंपाउंड बनाएगा जो सॉलिड स्टेट में जाएगा और इसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। इसका मतलब लैटिस एनर्जी क्या हुआ? गैसियस आयन से एक मोल आयनिक कंपाउंड बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये कौन सी एनर्जी है? लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। देखो Na प्लस भी अनस्टेबल था, क्लोरीन माइनस भी अनस्टेबल था, अनस्टेबल मिलके एक स्टेबल कंपाउंड बनाया है, स्टेबल। तो एनर्जी तो रिलीज होगा ही, स्टेबिलिटी अगर गेन करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, यानी एनर्जी रिलीज किया और जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो एक बार फिर दोहरा रहे हैं, लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं? गैसियस आयन से एक मोल आयनिक कंपाउंड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। हम लैटिस एनर्जी का चर्चा डिटेल में करने जा रहे हैं, यहां पर आ गया तो चर्चा कर दी। तो अब ध्यान दो NaCl के फॉर्मेशन में कौन कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि हमें देनी पड़ी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुआ, लैटिस एनर्जी रिलीज हुई। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन का फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, तो देखो
एनर्जी इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ NaCl, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हुई है? आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को यूजुअली हम लोग यू नोट से डिनोट करते हैं, लैटिस एनर्जी। तो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी तो हमें देनी पड़ी, तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ी है वो जितना कम देना पड़े उतना बेहतर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई है, इसका मतलब अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो वो बेहतर होगा। और लैटिस एनर्जी भी रिलीज हुई है, तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर लो हो जाए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो जाए और लैटिस एनर्जी भी हाई हो जाए, तो ये किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन का फेवरेबल कंडीशन है। तो ये क्या हो गया? फेवरेबल कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन का फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, लैटिस एनर्जी हाई हो, तो एक कंडीशन आयनिक कंपाउंड का फेवरेबल कंडीशन होगा। और इसे ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, नोट डाउन करो। अब हम लोग चर्चा करेंगे लैटिस एनर्जी का। लैटिस एनर्जी, हेडिंग दो लैटिस एनर्जी। वैसे अभी तो थोड़ी सी चर्चा किए थे। देखो, आयनिक कंपाउंड इज अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन 3 डायमेंशनल मैनर्स। कंटिन्यूअस अरेंजमेंट लिख सकते हो, कंटिन्यूअस, यानी आयनिक कंपाउंड या आयनिक क्रिस्टल कंटिन्यूअस अरेंजमेंट है आयंस का 3D मैनर में, 3 डायमेंशनल मैनर में। देखो कैसे, आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से आयंस का अरेंजमेंट होता है कंटिन्यूअस मैनर में। ये मान लो कोई आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, तो केटायंस एनायन से सराउंडेड होता है। देख रहे हो, केटायंस एनायन से सराउंडेड है और एनायन केटायन से सराउंडेड होता है। 3 डायमेंशनल मैनर में होता है। यहाँ तो तुमको 2D दिख रहा होगा, यानी कि बोर्ड के आगे भी और बोर्ड के पीछे भी आयंस है। तो इस तरीके से कोई आयनिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, आयनिक क्रिस्टल है या आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखो, लाइक चार्जेज भी है और अनलाइक चार्जेज भी है। इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है। लेकिन चूंकि ये क्रिस्टल है, ये बाइंड है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है। अब ये बाइंड है तो इसको अलग अलग करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस आयन तक सेपरेट करने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो डिफिनीशन लिखो लैटिस एनर्जी का, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to separate 1 mole
आयनिक क्रिस्टल into its gaseous ion। गैसियस आयंस जरूरी है, इस बात का ध्यान देना। यानी कि अगर इसे हम आयनिक क्रिस्टल मान लें, मान लो ये एमएक्स कोई कंपाउंड है जो आयनिक क्रिस्टल है, तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड को इसके गैसियस आयन तक, यानी प्लस और माइनस, केटायन और एनायन गैसियस स्टेट में सेपरेट करने तक जितनी एनर्जी हमें देनी पड़े उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। मतलब मान लो एमएक्स कोई कंपाउंड है, इसमें हम सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए और ये क्या हुआ, अपने गैसियस आयंस कंस्टिट्यूएंट में टूट गया। तो इसे तोड़ने में हम जितनी एनर्जी दिए वो एनर्जी इस आयनिक क्रिस्टल का लैटिस एनर्जी है। तो ये एनर्जी क्या हुआ है, अब्जॉर्ब हुआ है, हम लोग दिए। इसी को हम उल्टा मैनर में बोलेंगे, गैसियस आयन से 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। जैसे हम इस रिएक्शन को उल्टा लिखें तो क्या होगा, और कर रहे हैं, और xn माइनस गैसेस, ये दोनों क्या किया, आपस में कंबाइंड हुआ और एक कंपाउंड बनाया। इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई सेम है, उल्टा करके बस इस रिएक्शन को लिखे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुआ है, क्यों, क्योंकि गैसियस आयन से बना है, गैसियस आयन अनस्टेबल है, अनस्टेबल से क्या हुआ, स्टेबल हो गया है, और इसमें एनर्जी रिलीज हुआ। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है। बात वही है कि अगर आयनिक क्रिस्टल को तोड़ेंगे तो जितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहेंगे। और अगर गैसियस आयन से लैटिस एनर्जी तक का डिफिनेशन दे रहे हैं तो गैसियस आयन से 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे मोड में लिख सकते हैं, और अमाउंट ऑफ एनर्जी released in formation of 1 mole ionic compound is called lattice energy। मतलब दोनों लैटिस एनर्जी का डिफिनीशन है, ए भी और ए भी। इसमें हम लोग आयनिक क्रिस्टल को तोड़ रहे हैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें हम लोग गैसियस आयन से आयनिक क्रिस्टल बना रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हुई, रिलीज एनर्जी, रिलीज। ये एनर्जी रिलीज एनर्जी है। तो बस अपना कहने का तरीका है, या तो ये कहो या तो ये कहो, दोनों में से कोई एक डिफिनीशन याद रखना। लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बटे R, जहां R इंटर आयनिक डिस्टेंस है, R बराबर R प्लस प्लस R माइनस, मतलब रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। अरे आयनिक क्रिस्टल में केटायन और एनायन एक दूसरे को टच करता हुआ था, तो क्या हुआ कि प्लस और माइनस, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटर आयनिक डिस्टेंस कहते हैं, और इसको हम लोग इंटर आयनिक डिस्टेंस कहते हैं। रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन मिलके इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और इंटर आयनिक डिस्टेंस। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा, चार्ज ऑफ आयन पे। अरे जितना चार्ज पे आयन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा, मतलब आयंस पे डिपेंड करेगा, मतलब
चार्ज ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा, और इंटर आयनिक डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ आयन पे। इंटर आयनिक डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आयंस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन पे और चार्ज ऑफ आयन पे। और अगर इनडायरेक्ट वे में कहना है तो सीधे बोलेंगे लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे और इंटर आयनिक डिस्टेंस पे, क्योंकि हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिपेंड करेगा चार्ज ऑफ आयन पे और इंटर आयनिक डिस्टेंस डिपेंड करेगा साइज ऑफ आयन पे। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा इंटर आयनिक डिस्टेंस होगा। जैसे मान लो छोटा छोटा साइज हुआ तो इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगा, मान लो आयन का साइज बड़ा बड़ा हुआ तो इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये इंटर आयनिक डिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें कौन कौन सा फैक्टर लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, तो पहला फैक्टर की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, या तो यूं कहें चार्ज ऑफ आयन। जितना ज्यादा आयन्स पे चार्ज होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जितना बढ़ेगा उतना लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, साफ दिख रहा है यहां से। तो लैटिस एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, मतलब लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का। मतलब लैटिस एनर्जी अगर हम अलग अलग लिखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 प्लस इंटू Z1 माइनस। Z1 प्लस स्टैंड फॉर चार्ज ऑफ केटायन और Z1 माइनस स्टैंड फॉर चार्ज ऑफ एनायन। दूसरा फैक्टर की बात करें तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या है, आर नीचे है, इसका मतलब जितना ज्यादा इंटर आयनिक डिस्टेंस होगा लैटिस एनर्जी उतना कम होगी। मींस अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो तुम्हारा लैटिस एनर्जी घटेगी। हम लोग कह सकते हैं लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर आयनिक डिस्टेंस। आर इज स्टैंड फॉर इंटर आयनिक डिस्टेंस और आर बराबर आर प्लस प्लस आर माइनस, अभी हमने बात किया था, जहां आर प्लस रेडियस ऑफ केटायन और आर माइनस रेडियस ऑफ एनायन। तो ठीक है, ये है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे। कोऑर्डिनेशन नंबर पे अब नया बात आ गया भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। देखो आयनिक कंपाउंड में केटायंस एनायन से सराउंडेड होते हैं और एनायंस केटायन से सराउंडेड होते हैं। तो केटायंस जितने एनायन से सराउंडेड हैं या एनायन जितने केटायन से सराउंडेड हैं वह उस आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। जैसे NaCl की बात करें हम लोग तो सोडियम 6 क्लोरीन माइनस आयन से सराउंडेड है। इसी प्रकार क्लोरीन माइनस आयन 6 सोडियम प्लस आयन से सराउंडेड है। तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे कैसे डिपेंड करता है, मान लो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, इसलिए इसका ध्यान रखना कि आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये सारे फैक्टर थे जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट कर रहे थे। अब आगे बात करते हैं, नोट डाउन करो।
जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड में किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है। तो समझो बात को, लिथियम प्लस और फ्लोरीन माइनस, इससे बना है लिथियम फ्लोराइड, और सीजियम आयोडाइड बना है सीजियम प्लस और आयोडीन माइनस। तो लिथियम प्लस और फ्लोरीन माइनस दोनों आयंस छोटे हैं, सीजियम प्लस और आयोडीन माइनस आयंस का साइज यहाँ पे बड़ा है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ चार्ज से जाएं तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज दोनों भी सेम है, केटायन और एनायन पे चार्ज सेम है, दोनों पे 1 यूनिट चार्ज है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज तो 1 हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज से हम यहाँ नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ साइज से जाएंगे। साइज से गए तो लिथियम प्लस और फ्लोरीन माइनस छोटा है, इसलिए इसका इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगा। मान लो ये लिथियम प्लस है और ये फ्लोरीन माइनस, इसके इंटर आयनिक डिस्टेंस की बात करें तो ये होता है 2.1 एंगस्ट्रॉम। सिंपली सीजियम प्लस और आयोडीन माइनस दोनों बड़े आयंस हैं, तो इसका इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा होगा, और इसका इंटर आयनिक डिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली होता है 3.95 एंगस्ट्रॉम। और अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि इंटर आयनिक डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लैटिस एनर्जी बहुत जगह देखने को मिलेगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। तो इन दोनों में, लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड में, लिथियम फ्लोराइड का लैटिस एनर्जी ज्यादा है सीजियम आयोडाइड से, क्योंकि जितना ज्यादा इंटर आयनिक डिस्टेंस उतना कम लैटिस एनर्जी। एक्सपेरिमेंटली ही बात किया जाए तो इसका कम लगभग में 1000 किलो जूल पर मोल लैटिस एनर्जी है, इसका लगभग में 500 किलो जूल पर मोल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, मान लो हम लिथियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें चर्चा कर रहे हैं कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। सोचो, सबसे पहले तो ये सोचो कि ये कौन कौन से आयन से बना हुआ है। मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2 ऑक्साइड आयन। तो यहां पर देखो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज वेरी कर रहा है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हमेशा इंटर आयनिक डिस्टेंस पे डोमिनेट होता है। अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज में कंपैरिजन किया जाए तो जिस कंपाउंड का इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमें इंटर आयनिक डिस्टेंस के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, केटायन पे 1 यूनिट प्लस चार्ज है, एनायन पे 1 यूनिट माइनस चार्ज है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 1। यहाँ केटायन पे 2 यूनिट प्लस चार्ज है और यहाँ एनायन पे 2 यूनिट माइनस चार्ज है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 4। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी लिथियम फ्लोराइड से ज्यादा होता है, और एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया है कि लिथियम फ्लोराइड का लैटिस एनर्जी लगभग में 1000 किलो जूल पर मोल है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी 3900 किलो जूल पर मोल है। जबकि इन दोनों का इंटर आयनिक डिस्टेंस की बात करें तो लिथियम फ्लोराइड का इंटर आयनिक डिस्टेंस अभी बात की 2.1 एंगस्ट्रॉन होता है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का इंटर आयनिक डिस्टेंस 2.01 एंगस्ट्रॉन होता है। तो देखो इंटर आयनिक डिस्टेंस में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत कम अंतर है, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डोमिनेंट होता है इंटर आयनिक डिस्टेंस पे, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी से बहुत ज्यादा है। तो एक बात लिख लेना, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज is always dominant over interionic distance। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर को लैटिस एनर्जी Na2O MgO
और Al2O3। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ये कौन कौन से आयन से बना हुआ है। ये बना है मैग्नीशियम +2 और ऑक्साइड आयन से। ये बना है और ऑक्साइड आयन से। तो Al2O3 में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कैटायन पे +3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एनायन पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 6 हुआ। MgO में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 4 हुआ। अब प्लस माइनस को हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग यूनिट चार्ज का बात कर रहे हैं। Na2O में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 2 हुआ। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Al2O3 में है, तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी Al2O3 में होगी। तो इस तरीके से हम लोग लैटिस एनर्जी कंपेयर करेंगे। बात समझ में आ रहा है लैटिस एनर्जी का? अगला क्वेश्चन, मान लो हमें कंपेयर करना है बेरिलियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखो कौन कौन सा आयन है, 2F-, बेरियम +2 और 2F-। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम हो गया। तो हम लोग लैटिस एनर्जी कंपेयर करेंगे इंटर आयनिक डिस्टेंस। यहाँ पे फ्लोरीन तो कॉमन आयन हो गया, और बेरिलियम और बेरियम दोनों सेम ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल का। बेरिलियम सबसे ऊपर में आता है और बेरियम नीचे में। इसका मतलब है बेरिलियम +2 का साइज छोटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू बेरियम +2। मतलब इसका इंटर आयनिक डिस्टेंस, ये दोनों इस तरीके से और ये दोनों इस तरीके से। तो बेरिलियम फ्लोराइड का इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगा और बेरियम फ्लोराइड का इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा होगा। अब इसका इंटर आयनिक डिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू BeF2। तो इस तरीके से हम लोग लैटिस एनर्जी कंपेयर करेंगे। लैटिस एनर्जी डायरेक्ट कंपेयर करना तो नहीं देगा, लेकिन लैटिस एनर्जी का बहुत जगह यूज है। जैसे फैजान्स रूल की बात करेंगे हम लोग तो वहां लैटिस एनर्जी का यूज है। हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो वहां लैटिस एनर्जी का यूज है। तो लैटिस एनर्जी समझना जरूरी है। और बस 2 ही पॉइंट याद रखना है कि इंटर आयनिक डिस्टेंस और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सब पे सेम हो जाए तो हम लोग कंपेयर करेंगे इंटर आयनिक डिस्टेंस से, और अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस वेरी करे तब तो कोई मामला ही नहीं है। तो आई होप लैटिस एनर्जी समझ में आया होगा। अब एक पॉइंट और है, देखो लैटिस एनर्जी को निकालने का कोई हमारे पास डायरेक्ट मेथड नहीं है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। लैटिस एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल से। तो लैटिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड से ज्यादा अच्छा रहेगा, डिटरमाइंड लिखो, डिटरमाइंड बाय बॉर्न-हैबर साइकिल, बॉर्न-हैबर साइकिल। अब बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अब बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछता है कि लैटिस एनर्जी किस चीज से डिटरमाइन की जाती है। तो लैटिस एनर्जी डिटरमाइन की जाती है बॉर्न-हैबर साइकिल से, या तो क्वेश्चन उल्टा भी रहता है कि बॉर्न-हैबर साइकिल से क्या चीज डिटरमाइन किया जाता है, क्या चीज कैलकुलेट किया जाता है, तो लैटिस एनर्जी, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से हमारा लैटिस एनर्जी कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल। तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।